हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास पर। तो संवैधानिक विकास के संदर्भ में आप लोगों ने देखा कि इधर एक तरफ क्या है 1919 का एक्ट पारित होता है, जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, जो 1917 के द्वारा, फिर ड्यूक ऑफ कनाट, ये सभी घटनाएं हमने 1919 के अधिनियम के दौरान पढ़ी। अब इधर एक तरफ 1919 का अधिनियम पारित होता है, आप देखेंगे, और इसी क्रम में आप देखेंगे एक तरफ क्या होता है, गांधी जी का भी आगमन कहीं ना कहीं भारत हो चुका होता है। आप देखेंगे 1916 में क्या होता है कि वो सबसे पहले आते हैं, तो 1913 के 1915 में आते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले साबरमती में आप देखेंगे साबरमती की आश्रम की स्थापना करते हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, इसकी आलोचना के संदर्भ में 1919 का जो अधिनियम होता है, गांधी जी के पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कुछ आंदोलन की शुरुआत होती है, और वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल एसोसिएशन का आंदोलन हो, तो कहीं ना कहीं सत्याग्रह की नीति के तहत ये सारे आंदोलन होते हैं। और इसके सभी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो गांधी जी इससे पहले दक्षिणी अफ्रीका में ये सभी आंदोलनों में सत्याग्रह की नीति हो, चाहे अन्य जो उनकी पॉलिसी थी, तो उसके तहत क्या था, जो उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में मूवमेंट चलाए थे, वही कहीं ना कहीं अब क्या है, भारत में गांधी जी के द्वारा शुरुआत के क्रम में ये घटनाएं जो है घटने लगी थी। तो आप देखेंगे कि इसी क्रम में क्या था कि 1919 के अधिनियम के बाद ये लगा कि भारत में अब शायद क्रांतिकारी गतिविधियां लोगों में जो है राजनीतिक चेतना का जो है जागृत होना कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी शासन के लिए, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, उन्हें खतरा महसूस होने लगा था कि अब शायद भारत के लोग जागृत हो चुके हैं। तो उनके लिए एक कानून लाए। तो 1919 के बाद उन्होंने क्या काम किया, एक रॉलेट एक्ट पारित किया। इधर अहमदाबाद मिल हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल हो, गांधी जी अपना काम इधर करने शुरू कर दिए थे। भारतीय सामाजिक आंदोलन में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, औपनिवेशिक शासन की नीतियों के विरुद्ध जो है सत्याग्रह की नीति का जो है एक अपना जो हथियार है वो चलाना शुरू कर दिए थे। आप देखेंगे अहिंसावादी सिद्धांत के रूप में उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, और कहीं ना कहीं क्या क्या बोला था, अहिंसावादी के रूप में कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मजबूर कर रहे थे कि क्या, कि हमको अपने अधिकार चाहिए। इस क्रम में देखेंगे गांधी जी आते हैं, और इससे पहले आप देखेंगे गांधी जी जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो है तिलक या गोखले जैसे नेताओं से मिलते हैं। गोखले जो है अपना गांधी जी गोखले को अपना गुरु भी मानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इस क्रम में अगर आगे की घटनाक्रम की बात करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है कि अब रॉलेट एक्ट की शुरुआत आपको भारत में दिखाई पड़ती है। तो आप देख सकते हैं इस रॉलेट एक्ट से शुरुआत करने के पहले आपको दिखाते हैं, इन सभी चीजों को आप पढ़ना चाहते हैं, मूवीशाला के लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत मूवीशाला ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके तहत इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत हमारे कोड को यूज कर सकते हैं। हमारा कोड है अनुज 6684। कोड को यूज करते हुए आप इस लेक्चर के साथ साथ क्या है, दूसरे जो पहले 1773 से जो कहानी शुरू की है पॉलिटी के विकास में, आप संवैधानिक विकास के क्रम में, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। आने वाले समय में अदर सेक्शन के भी वीडियो आपको इसी कोड के साथ दिखाई पड़ सकते हैं। आप यूपीपीसीएस 2021 देने जा रहे हैं, यूपीएससी 2021 देने जा रहे हो, आप समय तो नहीं है, लेकिन जो भी आपको रिवीजन करना हो कुछ हद तक आपको लगे तो आप इससे देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इन चीजों को देखते हुए अपने रिवाइज क्रम को आगे बढ़ाएं। तो चलते हैं 19 रॉलेट एक्ट आप देखेंगे तो सर सिडनी रॉलेट एक्ट के नाम से इन्हें जानते हैं। आप इनको चित्र को देख सकते हैं। इस क्रम की बात करें तो रॉलेट एक्ट में आप देखेंगे बैसाखी के दिन की ये घटना है। अच्छा, यही दो घटनाएं हैं। एक गवर्नर जनरल था, आप देखेंगे जनरल ओ डायर, ठीक है। ऐसी घटना में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि पंजाब का उस समय गवर्नर कौन था, और प्रशासनिक गवर्नर के रूप में आप देखेंगे जो सेना अधिकारी था उसका भी नाम डायर था। तो ओ डायर और आर डायर में आपको अंतर विभेद करते हुए या विभेद रखते हुए अपने क्वेश्चन की तैयारी करनी है
कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तब आप कहेंगे, इस चित्र को देख सकते हैं, ये कहानी आर डायर द्वारा शुरू होती है, लेकिन उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल ओ डायर थे। तो ऐसी घटनाओं के संदर्भ में आप देख सकते हैं। अगर बात करें तो देखेंगे कि चलिए सबसे पहले इस रॉलेट एक्ट की घटना में देख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट आता है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, आप देखेंगे। और प्रथम विश्व युद्ध के साथ साथ आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, ये सभी घटनाएं आप देखेंगे कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन जैसे शुरू होता है भारत में, ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू होता है। तो ये सभी घटनाएं आगे पीछे के क्रम में आप देखें शुरू होती हैं। तो रॉलेट एक्ट की घटना को आप देख सकते हैं इस क्रम में कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति प्रथम विश्व युद्ध आप देख सकते हैं कि समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की बात पर क्या थी, इंतजार या जोर देने लगी थी, इंतजार की अब भारत में क्या है, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को गांधी जी के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्या है, जो है सहयोग किया जाना, कि शायद या उदारवादी नेताओं द्वारा आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, औपनिवेशिक शासन के साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में उनका सहयोग किया जाना, और भारतीय लोगों को लगा या भारतीय नेताओं को ये लगा कि अब शायद संवैधानिक सुधार इसके बाद आएंगे। तो ऐसी नीतियों के साथ आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने इसी दौरान क्या कर दिया, एक दमनकारी रॉलेट एक्ट पारित किया। एक तरफ भारतीय जनता इंतजार कर रही थी संवैधानिक सुधारों का, तो उन्होंने कहा इसके जस्ट उलट आप देखेंगे विरोधाभास के रूप में उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। कि रॉलेट एक्ट लाए तो रॉलेट एक्ट आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा क्या, नो अपील, नो वकील, नो दलील के संदर्भ में। तो आप देखेंगे इस जनता के सम्मुख पेश किया, आप इसमें जाइए। और रॉलेट एक्ट आप जाएंगे 26 जनवरी 1919 को पास हुआ। अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आप इसे बताएंगे कि कब पास हुआ, तो 1919 को पास हुआ। यह ब्रिटेन में एक क्या थे, हाई कोर्ट के जज थे, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह समिति का या अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। आप इस समिति के सदस्यों के रूप में जान सकते हैं कौन कौन सदस्य थे। तो देखेंगे जहां इनकी सिफारिशों पर आप देखेंगे क्या था, रॉलेट एक्ट भारत में पास होता है। और इसी क्रम में आप देखेंगे रॉलेट एक्ट के साथ साथ चाहे वो प्रेस अधिनियम के संदर्भ में हो, चाहे अन्य चीजें हो, आप देखेंगे तो ऐसे रॉलेट एक्ट प्रिंट मीडिया या उन पे भी ये जो है लागू होता है, आप देखेंगे। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और दिखाई पड़ेगी, आपको देखेंगे कि क्रांतिकारियों पर क्या था कि भारत में अब क्रांतिकारी गतिविधियां एक तरफ उदारवादी या कहेंगे गांधी जी के नेतृत्व, अब कहीं ना कहीं बागडोर गांधी जी के हाथ में चली जाती है। कहां, उदारवादी जो सत्याग्रह की नीति कि हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या है, जो है उदारवादियों के साथ मिलकर गांधी जी सत्याग्रह के साथ भारत में संवैधानिक सुधार साथ साथ और भारत में औपनिवेशिक सत्ता को धीरे धीरे समाप्त करने के क्रम में क्या है, इस प्रक्रिया पे काम कर रहे थे। उधर क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से भारत को क्या है, भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को समाप्त करने के क्रम में अपने कार्यों या अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। तो इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ आप देखेंगे एक कार्रवाई हेतु ये लाया गया एक अधिनियम था। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर ये लाया गया, केवल संदेह होने पर भी क्या करेंगे, बिना मुकदमा चलाए। कहते हैं नो वकील, नो दलील, नो अपील का जो कॉन्सेप्ट था, तो आप देखेंगे इसी संदेह के आधार पर जो है अनिश्चित काल तक नजरबंद, आप देखेंगे अनिश्चित काल तक नजरबंद है, 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के रूप में कि जो रॉलेट एक्ट के प्रावधान आए थे जो 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, आप देखेंगे जो तो इस संदर्भ में क्या क्या प्रावधान थे, तो देखेंगे संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। आप देखेंगे अनिश्चित काल के लिए नजरबंद रखा जा सकता था और 2 साल तक जेल में रखने का भी अधिकार ऐसे रॉलेट एक्ट में प्रावधान लाए गए थे, आप देखेंगे। और इस क्रम की बात करें तो ये आपको अनिश्चित काल की बात हो, आप देखेंगे भारतीय संविधान में भी आपको दिखाई पड़ेंगे क्या कि भारत के लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए
अगर किसी को नजरबंद रखना हो तो भारतीय संविधान के मूलाधिकारों में ऐसा प्रावधान आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस क्रम में कि कैसे भारत के संविधान का विकास आपको दिखाई पड़ता है। अब आप देखेंगे इस क्रम में तो आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा क्या है, जेल में रखे व्यक्ति को जो है मुकदमे की धाराएं और मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम तक जानने का अधिकार एक से छीन लिया गया। मतलब एकदम गुप्त रूप से कहा कि ये जैसे इस समय भारत में ऐसे प्रावधान हैं, उसी समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था ऐसी नीतियों को अपनाई हुई थी कि हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ हमें लगेगा कि ये ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश भारत औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो है क्या है ये कार्य कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ संदेह हो जाए और उसी संदेह के आधार पर क्या करेंगे, बिना मुकदमा दर्ज कराए और मुकदमा दर्ज कराने वाले का व्यक्ति का नाम तक जानने का अधिकार उन्होंने नहीं बताया। ऐसे अधिकार व्यक्तियों से, भारत के जो है लोगों से ऐसे अधिकार छीन लिए। आपको लगेगा कि ये भारत के लोगों के लिए था कि ब्रिटिश सत्ता, तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो भी ऐसे कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ, क्योंकि उस समय तक आप देखेंगे भारत में सिर्फ ब्रिटिश सत्ता ही रही थी। धीरे धीरे सिर्फ चंद हिस्सों में क्या था, सिर्फ देखेंगे पुर्तगाली उपनिवेश या फ्रांसीसी उपनिवेश आपको दिखाई पड़ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या है ऐसी घटनाएं आपको दिखाई पड़ रही थी। इस क्रम की अगर बात करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मुकदमे की धाराएं और मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम जानने का अधिकार इस एक्ट द्वारा छीन लिया गया था। आपको ऐसी घटनाएं इस अधिनियम में दिखाई पड़ती हैं। और हम आगे अगर बात करें इस क्रम में तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अब इस अधिनियम के तहत और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखेंगे क्रांतिकारियों से संबंधित मुकदमों को 3 जज, ठीक है, 3 जजों की एक विशेष त्वरित अदालत, जिसे फास्ट कोर्ट आज के नाम दिया जाता है, उस समय यह त्वरित अदालत के रूप में कार्य कर रही थी। और देखेंगे आज भी जिसको संदेह के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर या आप देखेंगे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में क्या है, एक जजों की एक कमेटी बनती है, उसी आधार पे आज भी क्या है भारत में ऐसे संविधान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया देखेंगे आज के समय में लोकतांत्रिक विकास के संदर्भ में है, उस समय ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ती थी ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश शक्तियों के जो है विकास के संदर्भ में कोई बाधा पहुंचाएगा तो क्या करता है, ऐसे अधिनियमों के माध्यम से वो किसी को भी अपने शक के आधार पर या संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए थे। आप देखेंगे कि निचली अदालतों में इन संबंध में, मुकदमे के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया गया। आप देखेंगे निचली अदालतों के संदर्भ में, जैसे पहले भी आप देखेंगे भारत में निचली अदालतें थी, आप उन अदालतों में ये अधिकार नहीं थे कि आप जाएं वहां पे क्या है आप अपील करें। ऐसी व्यवस्था आप देखेंगे रॉलेट एक्ट में आपको दिखाई पड़ती है। तो इस क्रम की बात करेंगे तो इस प्रावधान में अगर जाएंगे, पुनः अपील की कोई गुंजाइश समाप्त कर दी। मतलब पॉइंट है आपसे कि आप पुनः अपील कर दें, जैसे नो वकील नो दलील नो अपील के कॉन्सेप्ट था, तो पुनः अपील भी नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने अपील दर्ज की और उस अपील के तहत क्या है खारिज हो गया आपका मुकदमा, आपने अगर जारी किया है, कहीं रिट दायर की है, तो दोबारा आप रॉलेट एक्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो क्या करेंगे, आप उस पर दोबारा से कोई रिट जो है दायर नहीं कर सकते हैं। तो आप चलेंगे इस संदर्भ में कि इस प्रावधानों में अगर आगे बढ़ें तो दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से आगे के प्रावधान में अगर आगे चर्चा करें तो आप देखेंगे कि संदेह के आधार पर व्यक्ति को विशेष स्थान पर जाने। अब संदेह कैसे कैसे करेंगे ऐसा बताया गया। तो किसी व्यक्ति को क्या है किसी विशेष स्थान पर जाने से रोकने के लिए ऐसे बनाए गए। आप सभा नहीं कर सकते, आप देखेंगे सभा करने या किसी विशेष कार्य को करने से प्रतिबंधित किया जा सकता था। ऐसे कार्य उन्होंने लाए कि किसी विशेष स्थान, मतलब आने जाने के प्रावधान में भी उन्होंने क्या है पाबंदियां लगा दी। आप कोई सभा नहीं कर सकते, ऐसे प्रावधान आए थे। और सभा के संदर्भ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किलचू जब अमृतसर जलियांवाले बाग में क्या है सभा कर रहे थे, यही सभा के विरुद्ध में क्या है आर डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे और
किसी विशेष स्थान पर जाने के क्रम में यह है कि गांधी जी जब इसके खिलाफ पहली बार राष्ट्रव्यापी क्या करते हैं, हड़ताल या राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो गांधी जी को जो है पलवल स्टेशन हरियाणा के पास इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस क्रम में अगर बात करेंगे तो आपको ऐसे समितियों में आप देखेंगे ऐसे प्रावधान दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे इस क्रम की बात करें तो आप देखेंगे इस क्रम की बात, तो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटिश सरकार के विरोध में क्या करेंगे, अब ऐसी बातें आ गई कि ना सभा कर सकते हैं ना कहीं आ जा सकते हैं, उन्हें लग जाए कि हमें आने जाने पे ही संदेह हो जाए कि ऐसा कार्य करने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं क्या है, वर्तमान सरकार में अभी कल एक घटना घटी है, उस क्रम में भी आप देख सकते हो। लेकिन ये एक भारत के विकास के संदर्भ में हमें पढ़ना है, सिर्फ किसके संदर्भ में, भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आपको हमें पढ़ना है। तो देखेंगे ब्रिटिश सरकार विरोधी जो है, विरोधी किसी जो है ब्रिटिश सरकार क्या है, ब्रिटिश सरकार के विरोध में कोई भी हो वह किसी भी सामग्री का संग्रहण करता है, प्रकाशन करता है, वितरण गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा अगर किया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में अपनी कोई सामग्री मतलब कोई कंटेंट, कोई आप पत्रावली करते हैं कोई आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, अखबार या साप्ताहिक पत्र के माध्यम से ऐसे कार्य करते हैं, तो क्या करते थे, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और आप देखेंगे प्रकाशन के भी संदर्भ में, प्रकाशन आप किसका करेंगे, कोई अखबार होगा, न्यूज़पेपर जिसे आज हम प्रिंट मीडिया के नाम से जानते हैं, तो उस संदर्भ में देखेंगे प्रकाशन के भी संदर्भ में ऐसी घटना घटी। और वितरण संबंधी कोई भी कार्य आप सभा के दौरान ऐसे कार्य कि आप कोई भी ऐसा सभा आप देखेंगे क्या है, प्रकाशन, संग्रहण या वितरण के संदर्भ में कोई भी कार्य ऐसा करते हैं तो जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हो, आप देखेंगे तो उससे क्या है, गैर कानूनी, इसे कहते हैं अवैध घोषित कर देना। तो आप देखेंगे और इसी के आधार पर क्या है, उसे अनिश्चित काल तक के लिए नजरबंद, 2 वर्ष की कारावास के प्रावधान भी इन्हीं सब पॉइंट के आधार पर क्या है वो आप पर लागू कर सकते थे। और आप अगर दोबारा आप कोई, जैसे आपने आपके कोई व्यक्ति जो है इसके तहत क्या किया, गिरफ्तार किया गया, आपका कोई कलीग, इसके संदर्भ में क्या है, ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, ना कोई क्या है, ना अपील, ना वकील, ना दलील। तो आप देखेंगे कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकता था। और क्या करेंगे, उस व्यक्ति के संदर्भ में ऐसे भी प्रावधान थे कि ना ही उसका कोई कारण बताया जाएगा कि हमने किस आधार पर इसे गिरफ्तार किया, ना ही ये बताने के प्रावधान थे कि हम कब तक इन्हें जेल में रखेंगे। तो अनिश्चित काल के प्रावधान थे। आप देखेंगे इस क्रम की बात करें तो इस एक्ट के द्वारा कोर्ट को ऐसी सामग्रियों को साक्ष्य के रूप में क्या है, स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ऐसी कोर्ट में ऐसी सामग्रियों को साक्ष्य देने के रूप में स्वीकृति की बात आई। अब कि स्वीकृति क्या होगी, तो ऐसी सामग्री बताया गया कि ये सामग्री, ये साक्ष्य दिया गया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कह के हैं के अंतर्गत मान्य नहीं था। एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया था, उस संदर्भ में इसके विरोध में रॉलेट एक्ट की जस्ट विरोध के संदर्भ में एक रॉलेट एक्ट में ऐसे प्रावधान कर दिए गए थे। और जब रॉलेट एक्ट पारित होता है, चाहे ये हो, चाहे 1908 का प्रेस अधिनियम हो, अन्य अधिनियमों में भी आप देखेंगे जब रॉलेट एक्ट की वापसी होती है या रॉलेट एक्ट वापस आप देखेंगे जब ऐसी घटना होती है तो क्या होते हैं कि इन अधिनियमों में भी परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि किस तरीके से कहां कहां क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जो साक्ष्य अधिनियम था आप देखेंगे अब पूर्ववर्ती अभियान के जो है प्रसिद्ध व साहसी हो चुके जो है जो प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया। जब ऐसे एक्ट के प्रावधान आ चुके थे, इधर गांधी जी 2 बार अपना सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे, एक चंपारण और दूसरा आप देखेंगे कौन सा, अहमदाबाद में। और आप देखेंगे इसी क्रम में अब देशव्यापी आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसी क्रम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है कि ऐसे एक्ट में इस प्रावधानों के सहायता आपको दिखाई पड़ेंगे कि इस विरोध के एक्ट में गांधी जी, हमने बताया कि नो वकील, नो दलील, नो अपील के संदर्भ में एक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी शुरुआत करते हैं। पहली बार आप देखेंगे तो
पहली बार देश में क्या हो रहा था, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आरंभ होता है। और क्या होगा, किसके अंडर में काम हो रहा था, गांधी जी के अंडर में। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ही सत्याग्रह का सबसे पहले सफल प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में प्रयोग करके आए थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, और वो दक्षिणी अफ्रीका क्यों गए थे, किसी का केस लड़ने गए थे। फिर वहां क्या था, उनको किसी पीटर्सबर्ग स्टेशन पे क्या है, कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने ट्रेन से फेंक दिया था। फिर उन्होंने वहां बहुत सारे काम किए हुए थे। तो आप देखेंगे इस क्रम में कि पहली बार देश में क्या है, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आरंभ होता है। और इसी क्रम में आप देखेंगे गांधी जी को क्या है, गांधी जी को पलवल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि कहां गिरफ्तार किया गया है। तो पलवल हरियाणा रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और देखेंगे अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इधर आप देखेंगे क्या घटनाएं घट रही थी। अगर बात करें, इधर सबसे ज्यादा, इधर पलवल हरियाणा आप देखेंगे गिरफ्तार कर लिए गए। और इधर इस एक से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था। तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य आप चलेंगे, कौन था, पंजाब। इस एक से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ, पंजाब में प्रभावित हुआ। तो आप देखेंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू और सत्यपाल ने क्या हुआ, इसी क्रम में अमृतसर का जो एक बात सुना होगा आपने, अमृतसर के जो है जलियांवाले बाग में एक सभा प्रारंभ करते हैं। और ये सभा कहीं ना कहीं क्या था, रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू होती है, आप देखेंगे। और आप देखेंगे इसी के विरोध में क्या है, बैसाखी के दिन ये सभा बुलाई जाती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ये घटना बैसाखी के दिन होती है। ये क्वेश्चन सभी आपसे पूछे जा चुके हैं। और एक सभा बुलाई जाती है तो आप देखेंगे। और इसी क्रम में पंजाब के जो गवर्नर जनरल थे, जनरल ओडायर, और शहर के प्रशासनिक जो सैन्य अधिकारी थे, तो आप ये भी देखेंगे कि उस समय आप अगर घटना करें तो उस समय की घटना में आप चाहेंगे, कौन थे, पंजाब के गवर्नर जनरल की बात होगी। जनरल नहीं लिखेंगे, गवर्नर की बात होगी। गवर्नर जो है, गवर्नर थे आर डायर। और जो है अमृतसर के शहर के प्रशासनिक सैन्य अधिकारी कौन थे, आर डायर। ठीक, आर डायर। तो आप देखेंगे एक तरफ ये ओ डायर है, याद रखिएगा। ठीक है, एक तरफ ओ डायर, दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे
आर डायर। तो देखेंगे, ठीक है, आर डायर थे और आर डायर के आदेश पर ही क्या होता है, देश जो है बैसाखी के दिन जो है जो है क्या है, गोली चलाने का आदेश देते हैं और गोली चलाई जाती है। 13 एक घटना घटती है 13 अप्रैल 1919 के दिन। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि कई घटनाएं घटी। हाँ, और आगे कुछ देख लेते हैं यहीं पे, क्योंकि ये जगह खाली है। अब 13 अप्रैल को घटना घटी तो आप देखेंगे फिर ये सत्याग्रह आप देखेंगे कब रोक दिया जाता है। 18 अप्रैल को सत्याग्रह गांधी जी द्वारा रोक दिया जाता है। तो 18 अप्रैल जो है 1919 को जो है गांधी जी द्वारा क्या कहते हैं, सत्याग्रह रोक दिया जाता है। याद रखिएगा, अब ऐसी घटना घटती है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अब जो है रोक दिया गया। और ये भी देखेंगे कि इस क्रम में अंग्रेजी शासन की तरफ से एक कमेटी बैठाई गई थी जिसे हंटर कमेटी कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों के द्वारा इस घटना के क्रम में अगर बात करें, क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा ये कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी कहेंगे, हंटर आयोग कह सकते हैं। तो हंटर आयोग की स्थापना की। गई और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि इसकी जांच करने के संदर्भ में जो ये घटना घटती है जलियांवाले बाग के संदर्भ में। अब इसमें 5 सदस्य थे, आप देखेंगे, ठीक है, 5 अंग्रेजी सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें 5 अंग्रेजी सदस्यों के साथ साथ 3 भारतीय कौन कौन थे। तो आप चलेंगे तो देखेंगे इस क्रम की बात होगी। तो इसमें आप चलेंगे 5 सदस्यों में आप जाएंगे। पहला नाम आपने सुना होगा, चमनलाल सीतलवाड़ का नाम सुना होगा। भारतीय सदस्य के रूप में बात कर रहे हैं ये। ठीक, ये बार बार हमारे पैरों में बिंद जाता है। रुक जाइए। हाँ, चलिए तो आगे के सदस्यों में देखेंगे। एक नाम आपने देखा भारतीय सदस्यों में चमनलाल सीतलवाड़, और आप दूसरा नाम था जगत नारायण, और तीसरा नाम की बात होगी, पहला कर देते हैं, दूसरा नाम, और तीसरा है साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 सदस्यों से मिलकर एक हंटर कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें 5 सदस्य अंग्रेजों की तरफ से, 3 भारतीयों को इसमें जो है रखा गया था। आप जाएंगे। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था, आप देखेंगे। इस प्रतिक्रिया के विरोध में आप जाएंगे, अगर प्रतिक्रिया करें इस घटना के विरोध की जांच के लिए क्या था, कांग्रेस की तरफ से आप देखेंगे
किसके अंडर में? मदन मोहन मालवीय के अंडर में आप देखेंगे के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाती है। आप देखेंगे इसमें जो है कई लोग शामिल होते हैं, तो आप देखेंगे इनके नेतृत्व में की गई। तो पहला नाम आप देखेंगे गांधी जी का जुड़ता है, दूसरा नाम आपको दिखाई पड़ेगा मोतीलाल नेहरू का, और अन्य अगर घटनाक्रम की बात करेंगे तो जो है अब्बास तैयब जी हैं और एम.आर. जयकर। तो देखेंगे अब्बास और एम.आर. जयकर, इन सदस्यों को मिलाकर एक भारतीय कांग्रेस की तरफ इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जो हंटर कमेटी वो के विरोध में आप देखेंगे। या हंटर कमेटी के साथ साथ एक अंग्रेज अधिकारियों की या ब्रिटिश शासन ने इसकी एक हंटर कमेटी गठित की, एक कमेटी जो है कांग्रेस की तरफ से गठित की गई थी। और देखेंगे इसी के विरोध में जो है इस घटना को हंटर कमेटी ने सभी इस घटना से सभी लोगों को बरी कर दिया गया था। आप देखेंगे लेकिन इस कमेटी कांग्रेस की कमेटी की तरफ से जब इसे बरी किया जाता है तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि इन कमेटी की तरफ से ऐसी घटना में साक्ष्य आए थे कि इसमें कितने लोगों की जानें गई, क्या हुआ। ऐसी एक सरकारी रिपोर्टों में कहा जाता है कि 400 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन आप देखेंगे ये आंकड़ा 1000 से 4000 के बीच बताया जाता है। तो आप इसे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी होती है। अगर हम बाकी बात करें तो देखेंगे कि अब अगर हम बात करें कुछ अन्य घटना के क्रम की बात देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को, अब इसमें घटना कारण थे, अगर अन्य चीजों की घटना की बात करें तो इसमें आप जाएंगे तो क्या होता है, कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी द्वारा त्यागी जाती है। और आप जाएंगे जो है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा त्याग दी जाती है। किस घटना? 1919 में जलियांवाले एक्ट के घटना के क्रम में। और आप देखेंगे जो किसके एस शंकरन नायर जो है गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, वो अपने पद से उस कार्यकारिणी परिषद से सदस्य क्या है इस्तीफा दे देते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं कि किसने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, किसने आप देखेंगे कि जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से आप जाएंगे क्या हुआ था, जो है एस शंकरन नायर ने जो है इस्तीफा दे दिया था। एक नाम किसे अब देखेंगे कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी, और तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर से भली बात परिचित होंगे। और कैसरे हिंद जो दिया गया था, कैसरे हिंद कब दिया गया था? 19 देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों के जो है साथ जो है ब्रिटिश सेना की तरफ से आप देखेंगे भारत में क्या है एक कहा गया था एजेंट के रूप में गांधी जी कार्य कर रहे हैं या सैनिकों की भर्ती के संदर्भ में कार्य कर रहे थे। इसी के उपलक्ष्य में क्या है गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि के साथ जो है ब्रिटिश शासन की तरफ से उन्हें पुरस्कार दिया गया था, या कहेंगे ये जो है पद प्रदान किया गया था। आप इसकी बात करेंगे तो इस क्रम की घटना के बाद आप देखेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध होता है तो ब्रिटिश सरकार ने क्या है भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने के बदले क्या किया था, संवैधानिक सुधार की बात मानी थी। किसने मानी थी? ब्रिटिश सरकार ने ऐसी बात मानी ही थी, इसीलिए भारत के लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार से ऐसे संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पलट में आया क्या, रॉलेट एक्ट। तो आप देखेंगे परंतु प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और क्या होता है, ब्रिटिश सरकार इस बात से अब मुकर गई और इस एक्ट को बदले कि हम इसके बदले आपको और क्या करेंगे,
पुंग बनाने के मूड में, जिसे कहते हैं कि रोक लेना हर तरीके से, तो क्या किया, रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। तो इस क्रम की बात करेंगे जिससे भारतीयों ने अब क्या है, भारतीयों को लगने लगा ये तो अब क्या है, हमारे लिए घोर अपमान की बात है, ये तो बार बार हम अपनी बात से क्या है, मुकर जाते हैं जिसे कहते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे ही बात जब घटना घटी तो संवैधानिक प्रतिरोध का जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने क्या हुआ था, सत्याग्रह आरंभ किया था। हमने अभी अभी पिछले बताया कि पलवल गांधी जी द्वारा पहली बार यह सत्याग्रह की शुरुआत आपको राष्ट्रव्यापी के रूप में दिखाई पड़ती है। उससे पहले दो जगह आपको दिखाई पड़ेगी, एक जगह बिहार में जो है चंपारण जगह है, आप कभी चंपारण जाइएगा तो आप दिखाई पड़ेंगे, दूसरा आप अहमदाबाद मिल के संदर्भ में देखते हैं। दोनों ही घटनाएं आपको क्या है 1918 में आपको दिखाई पड़ती हैं। तो आप देखेंगे, पहले आप देखेंगे किसके किसके नेतृत्व में जो क्या कार्य किया है। चंपारण में आप बहुत सारे सदस्य हैं, आप देखेंगे कौन से, बनारस अधिवेशन से कहानी शुरू होती है और चंपारण तक वो कहानी जुड़ी हुई है। और चंपारण से लौटते ही गांधी जी क्या है, अहमदाबाद जो है मिल एसोसिएशन की तरफ से जो घटनाएं घटती हैं प्लेग बोनस के संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। तो इस क्रम का बात अगर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इस क्रम को कि सत्याग्रह की बात है तो एक सत्याग्रह सभा गठित की गई और देखेंगे होम रूल लीग के उधर क्या था, होम रूल लीग भारत में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा चलाया जा चुका था। तो आप देखेंगे क्या हो रहा था, युवा जो सदस्यों के संपर्क कर अंग्रेजी जो है हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि भारत में क्या था कि एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां, एक तरफ उदारवादी और गांधी जी के नेतृत्व में आ जाती हैं, तो घटनाएं साथ साथ घट रही थी। तो एक तरफ आप देखेंगे जो है रॉलेट एक्ट है, एक तरफ आपको दिखाई पड़ेगा खिलाफत आंदोलन है, दूसरी तरफ आपको क्या, खिलाफत आंदोलन कहीं ना कहीं टर्की से जुड़ा हुआ था। आप देखेंगे क्या था, मुस्लिम भारत मुस्लिम जो अपना जो खलीफा मानते थे उन्होंने सोचा क्या, उनके टर्की के खलीफा का अपमान मुस्लिमों का अपमान था। तो इस क्रम में भारत में भी ऐसी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी। उधर 1916 का जो है मुस्लिम और कांग्रेस का जो है टाई अप हो चुका था, गठबंधन हो चुका था, दोबारा जो है हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिलाप हो जाता है। लेकिन वो मिलाप मात्र सैद्धांतिक और क्या था, सांकेतिक था। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी असंतोष था और दोनों लोग कहीं ना कहीं अपना कार्य अलग अलग तरीके से कर रहे थे। इसीलिए देखेंगे आपको क्या कि खिलाफत आंदोलन में एक तरफ क्या है, खिलाफत आंदोलन के सदस्य मुस्लिम लीग का, जिनका नाम आपने सुना होगा जिन्ना, तो जिन्ना जी क्या करते हैं, जो है इनका विरोध करते हैं, किसका, गांधी जी का। तो ऐसी घटनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। इसका बताने का उद्देश्य यह है कि इन घटनाओं के क्रम के बाद भारतीय नेतृत्व में जो राजनेता उभर के आते हैं, यही राजनेता आपको आगे चल के कहां दिखाई पड़ेंगे, संवैधानिक विकास के संदर्भ में जब संविधान का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, यही भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने गए हैं। तो आप देखेंगे इस क्रम में बहुत सारे लोग, इधर अंबेडकर जी का भी आगमन हो जाता है इस क्रम में देखेंगे। तो ऐसी घटनाओं के बाद अब सभा के सदन में सत्याग्रह बनाई गई थी। तो आप देखेंगे अब प्रचार का कार्य पहले शुरू हुआ और राष्ट्रव्यापी हड़ताल इसके तहत लाई गई। पहला पॉइंट है उपवास, प्रार्थना सभा के आयोजन किया गया, क्योंकि ऐसे प्रावधान किए गए थे रॉलेट एक्ट में कि ना आप सभा कर सकते हो, ना ही आप कोई हड़ताल के संदर्भ में काम कर सकते हो। तो गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई गई कि आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं और हम आपके साथ गिरफ्त होना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रव्यापी जो है गिरफ्तारी देने की योजना इस जो है सत्याग्रह में पहली बार दिखाई पड़ती है। तो इस क्रम की आगे बात करें, प्रमुख कानूनों में भी आप देखेंगे कि कानून जो बनाए गए थे उन कानूनी की अवहेलना करना था कि आपको लग रहा है क्या है कि हम कार्य जानते नहीं, आपकी नीतियों के प्रति भारतीयों की समझ और सोच की जागृति आपको ये दिखाई पड़ती है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारत का जनमानस जागृत हो चुका था। आप देखेंगे कि सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की गई थी और इसी दिन से शुरुआत पलवल स्टेशन पे गांधी जी को क्या है, हरियाणा के गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप देखेंगे शुरुआत होते ही गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। और आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे इस क्रम की अगर घटना की बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा, किंतु क्या होगा
गलतफहमी के कारण कहते हैं सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लिया। ऐसा अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जो है कि ये आंदोलन सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही क्या है, हिंसक रूप धारण कर लेता है। और घटनाओं के रूप में देखेंगे कहां, कलकत्ता हो, बंबई हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, इत्यादि स्थानों पर क्या हुआ, हिंसाओं की घटनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। ये घटनाएं और कुछ नहीं थी, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हिंसक घटनाएं घटने लगी थी। आप देखेंगे एक तरफ गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाता है और दूसरी तरफ हिंसक आंदोलन की घटनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। इस क्रम की बात करें तो आगे भी अगर इसकी चर्चा करें तो देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगर देखेंगे सरकारी दमन, बलपूर्वक नियुक्तियों के कारण देखेंगे सरकारी दमन किया जा रहा था। कैसे कि हम सेना में भर्ती हो जाओ ना, हम दमन करना शुरू करेंगे। तो यही कारण था, बलपूर्वक नियुक्तियां की जा रही थी और सरकारी दमन था कि कई तरीके के टैक्सेशन आप देखेंगे क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खर्चा भी चाहिए था, तो इस खर्चा के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। त्रस्त पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध सबसे ज्यादा गंभीर हुए थे। किससे, इन सभी घटनाओं के क्रम में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि अमृतसर और लाहौर में स्थिति पर नियंत्रण पाना अब मुश्किल हो गया था। तो ऐसे रौलट एक्ट के विरुद्ध क्या था, पंजाब से लगा हुआ जो है, आप देखेंगे सिंध या लाहौर प्रांत, इन सब में घटनाएं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन राज्य हुए, तो एक तो आप जाएंगे अमृतसर या पंजाब प्रांत की बात करेंगे, दूसरा लाहौर की तरफ बात करेंगे। तो इस संदर्भ में बात करें तो आगे देखते हैं कि अब पंजाब में सेना एक्ट लागू होता है, पंजाब में सेना शासन जिसे मार्शल लॉ के रूप में आप देखेंगे कि घटना घटी कि हमने पंजाब में क्या है, मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो मार्शल लॉ के संदर्भ में क्या होता है कि मार्शल लॉ लागू होते ही पंजाब में घटना शुरू हुई। इसी के विरुद्ध में जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू और सत्यपाल जो है एक सभा जो है शांति सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अमृतसर में इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में। और फिर जो है उस समय हमने बताया कि वहां के जो प्रशासनिक सैन्य अधिकारी थे कौन, आर डायर, याद रखना ओ और आर में कंफर्म रहिएगा, दोनों नाम, लास्ट नाम डायर ही है दोनों का, लेकिन आर डायर की जो है आदेश पर वहां गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। गांधी जी को देखेंगे पंजाब जाकर स्थिति संभालने का प्रयास किया था, ऐसी बात इस घटना में दिखाई पड़ी। और दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, इस घटना के संदर्भ में जब वो गांधी जी जा रहे थे पंजाब के संदर्भ में क्या हुआ था, हरियाणा के निकट उन्हें जो है पलवल स्टेशन पर रोक लिया गया और क्या हुआ, उन्हें वापस बंबई भेज दिया गया। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जब पलवल स्टेशन पे जो है गिरफ्तार किए गए थे, इसके बाद कहां भेज दिए गए थे, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट आपसे स्टेट बीपीएससी में चाहे जो है यूपीपीसीएस हो, आरओआरओ हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तत्पश्चात आप देखेंगे और ये घटना 13 अप्रैल 1919 के दिन घटित होती है। आप देखेंगे इस क्रम की अगर बात करें तो आगे बात करें तो आप देखेंगे साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि आपको दिखाई पड़ती है, किस तरीके से साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की पृष्ठभूमि आप देखेंगे यही ना कहीं रौलट एक्ट आया, फिर साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे अगर बात करें, ठीक, अगर बात करें तो देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले आपकी अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फिर साइमन कमीशन, क्योंकि साइमन कमीशन कहीं ना कहीं इन सभी आंदोलनों से भी जुड़ा हुआ है। अब भारत के जो आंदोलन थे देखेंगे, असहयोग आंदोलन जब शुरू नहीं हुआ था तो राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन जब असफल हुआ या जो है अंग्रेजों से बात बनती नहीं दिखाई पड़ी, तो गांधी जी ने इसके पत्र में बोला कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो सारे सीक्वेंस आपके क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की घटनाएं जुड़ी हुई हैं, तो इनको एक दूसरे से जोड़कर याद रखेंगे तभी आपको क्या है, चाहे वो संवैधानिक विकास के क्रम की घटनाएं हो तो इन्हीं घटनाओं से संवैधानिक विकास के क्रम की घटनाएं भी आपको भारत के संविधान में दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए आज के सेशन में अगर बात करें मोटी मोटी तो हम देख सकते हैं कि पंजाब के संदर्भ में हमने रौलट एक्ट की बात की है, ठीक, आप देखेंगे ऐसी घटना थी और इस क्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारी घटनाएं घटी। आप इन चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने राय और कमेंट हमें भेजते रहें। जय हिंद, जय भारत।